तो सबसे पहले ये सीखते हैं, समझते हैं कि इस वेबिनार में आज सीखोगे क्या। इस वेबिनार में आज आप वो सारी चीजें सीखने वाले हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कोई भी दूसरी टाइप की स्ट्रैटेजी, कोर्स, वर्कशॉप कुछ भी करने की जरूरत आइडियली नहीं पड़ेगी। बट आप ये चीज जरूर सीख जाओगे कि इंस्टीट्यूशन, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो लोग मार्केट्स को मूव करते हैं, वो लोग अपने ऑर्डर्स पंच कैसे करते हैं, वो लोग किस तरीके की स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करते हैं, हम लोग उन मूव्स को होने से पहले कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी आप वर्ल्ड में सीखोगे, भले ही वो इंडिकेटर बेस्ड हो, वो पैटर्न बेस्ड हो, प्राइस एक्शन बेस्ड हो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बेस्ड हो, हर स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपको अच्छे मूव्स कैप्चर करने में हेल्प करना। और स्ट्रैटेजी एक ओवरऑल सिस्टम का पार्ट है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, स्ट्रैटेजी को सिर्फ कहां बाय करना है, कहां सेल करना है, कहां स्टॉप लॉस, कहां टारगेट, उसको स्ट्रैटेजी समझते हैं। स्ट्रैटेजी एक्चुअल में एक बहुत होलिस्टिक सी चीज होती है जिसमें ट्रेड मैनेजमेंट, एंट्री एग्जिट रूल्स, आप किस तरीके से अपनी पोजीशन साइजिंग कर रहे हैं, अपनी रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से कर रहे हैं, तो वो सारे कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो इस वेबिनार में मैं आपको सबसे पहले ये सिखाऊंगा कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रैटेजीज है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है, मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जो मैं ऑलमोस्ट हर दिन यूज करता हूं, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा। और जब लेने से पहले, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आपको किसी भी स्ट्रैटेजी की डेप्थ समझ में आती है, तभी जाके आपको उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना कैसे है, इस स्ट्रैटेजी के क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या विन रेट है, क्या हिट रेट है। तो वो सारे मेट्रिक्स भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज जो आप समझने वाले हैं वो है इस स्ट्रैटेजी को एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करना है, इसकी रूल्स ऑफ एंट्री, रूल्स ऑफ एग्जिट, किस तरीके से हम पूरा जो हमारा ट्रेडिंग का डायनेमिक सिस्टम है उसको कैसे बिल्ड करेंगे, वो सारी चीजें आज हम इस पर्टिकुलर वेबिनार में सीखने वाले हैं। अब वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले, जो एजुकेशनल कंटेंट है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। कभी भी आप कोई भी चीज सीखने जा रहे हैं, इंटरनेट से, वेबिनार्स, बुक्स, वर्कशॉप्स, कहीं से भी सीख रहे हैं, वेरीफाइड पीएनएल जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो आप सीखने वाले हैं उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है, वो किस मार्केट कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करने वाली है और हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म कर चुकी है। अब वेरीफाइड पीएनएल जानने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमेशा किसी का भी पीएनएल जज करना है आपको, तो दो चीजों से आपको जो है अपना पीएनएल जज करना चाहिए। सबसे पहला, कैपिटल पे रिटर्न परसेंटेज टर्म्स में कितना है। दूसरा, विन रेट, जिसको एक्यूरेसी भी हम बोलते हैं, कि उसका विन रेट रियलाइज्ड कितना है अकाउंट में। क्योंकि बहुत बार होता है कि स्ट्रैटेजी का विन रेट ऑन पेपर मान लो 80% है, बट वो जब रियलाइज होके अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, तब वो शायद 60 से 65% हो सकता है। बहुत लोगों को लगता है कि 90% विन रेट, 85% विन रेट वाली स्ट्रैटेजीज ही आपको सक्सेसफुल बना सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वर्ल्ड के टॉप ट्रेडर्स से अगर जाके मिलेंगे, उनके इंटरव्यूज देखेंगे, उनकी बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया के सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स भी 50 से 60% की विन रेट पे, रियलाइज्ड विन रेट पे ऑपरेट करते हैं। और तीसरी चीज, रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कैसा है। आप कितना पैसा बना रहे हैं जब आपका ट्रेड सक्सेसफुल है, आप कितना लॉस कर रहे हैं जब आपका ट्रेड अनसक्सेसफुल है या जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। ये 3 पैरामीटर्स बहुत जरूरी हैं किसी भी वेरीफाइड पीएनएल या किसी भी पीएनएल स्टेटमेंट को जज करने के लिए। और बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई स्ट्रैटेजी शेयर करेगा तो वो स्ट्रैटेजी चलना बंद हो जाती है। वो उन स्ट्रैटेजीज के लिए एप्लीकेबल होता है जो इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न्स, ब्रेकआउट, इन सब चीजों पे बेस्ड होती है। ऑर्डर फ्लो ट्रेडिंग इतनी डायनेमिक है कि अगर पूरी दुनिया भी इसको सीख जाए तो इसके वे ऑफ ऑपरेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और उसके बेसिस पर हमारे एग्जीक्यूशंस या हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। तो हम लोग इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करते हैं, ये समझते हैं कि वो कौन से स्टॉक, कौन से इंडेक्स, कौन सी कमोडिटी, कौन से इंस्ट्रूमेंट में कब बाय कर रहे हैं, कितना बाय कर रहे हैं, कितने ट्रांचेस में बाय कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज में बाय कर रहे हैं, और उस हिसाब से हमारा एग्जीक्यूशन होता है। पर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिस्क रिवॉर्ड और कंसिस्टेंसी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हर एक महीना पूरे 2024 कैलेंडर ईयर में प्रॉफिटेबल था, यहाँ पर कुछ लूजिंग मंथ्स भी थे। बट अगर आप देखेंगे कि प्रॉफिट्स और लॉस का जो रेशियो है, जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है,
वो बहुत फेवरेबल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि नवंबर और अक्टूबर के मंथ, दोनों मंथ में लॉसेस थे, बट वो बहुत छोटे थे। एक महीने का जो दिसंबर मंथ का प्रॉफिट था वो अलोन था उन दोनों को सफाइस करने के लिए। सिमिलरली मई मंथ और फरवरी मंथ में भी माइनर लॉसेस थे, बट स्ट्रैटेजी की खासियत या एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने की जो सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि अगर आप अपने सिस्टम को प्रॉपरली सिस्टमैटिकली रूल्स के साथ फॉलो करोगे तो आपको, जैसे ये जुलाई से सितंबर का जो पूरा पैच था, यहाँ आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी वाला पीरियड भी मिलेगा। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कभी भी प्रॉफिट्स और लॉसेस इवन नहीं होते, हमेशा चेंज, मार्केट की कंडीशंस चेंज होती रहती है। पूरे 12 महीने मार्केट की कंडीशंस कभी ज्यादा वॉलेटाइल होती है, कभी कम वॉलेटाइल होती है, स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, बट ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली क्या अपना प्रॉफिट बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। और जब भी आपका लूजिंग मंथ है या लूजिंग वीक है, उसमें आपको लॉसेस कंटेन करने हैं। अब इसका बहुत ही सिंपल तरीका है करने का, वो है कि अगर आप सिस्टमैटिकली अगर अपनी जो चीजें फॉलो करोगे। एक फिलॉसफी है कि मैं डिसाइड नहीं करता कि मुझे कौन से सेगमेंट में या कब कहाँ पे ट्रेड करना है। लाइक मैं नहीं डिसाइड करता कि मेरे को आज निफ्टी में ट्रेड करना है या कल बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, या मैं एक्सपायरी के हिसाब से निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड करूंगा। अगर मुझे ट्रेडिंग सेटअप इक्विटी में मिलेगा इंट्राडे में तो मैं वो करूंगा, अगर मेरे को स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप मिलेगा तो मैं वो करूंगा। जो मेरा सिस्टम बोलेगा, जो मैंने आपको भी जो स्ट्रैटेजी में सिखाऊंगा, उसके हिसाब से जहां भी मेरे को सेटअप मिले, भले वो जोमैटो में हो, अडानी में हो, वो बैंक निफ्टी में हो, गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, किसी में भी हो, मैं एग्जैक्टली उसी को फॉलो करता हूं। क्योंकि आप नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको क्या ट्रेड करना है, मार्केट डिसाइड करेगा, आपका सिस्टम डिसाइड करेगा कि कहां पर आपका ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है और कहां पर आपको बेस्ट तरीके का रिवॉर्ड मिल सकता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ओवरऑल रिटर्न परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो करीबन 50 से 52% है ओवरऑल ऑन द ओवरऑल डिप्लॉयड कैपिटल, जो एक डिसेंट नंबर है और रियलिस्टिक नंबर है। मेरे हिसाब से आपको एम करना चाहिए कि अगर आप 5 से 7% ऑन एन एवरेज एवरी मंथ एवरेज आउट कर सकते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो वो आई थिंक बहुत अच्छी अप्रोच है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट करते करते अगर आप अपने नंबर्स को कंसिस्टेंट रख पाते हो, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मोस्ट ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट में फेल होते हैं, और आगे जाके वेबिनार में बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो नंबर्स बड़े या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको परसेंटेज गेन्स पे फोकस करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड पे और कंसिस्टेंसी पे। एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ऐसे बहुत मंथ थे मेरे प्रॉफिटेबल जहां पर मेरा विन रेट 60-65% तक भी ड्रॉप हुआ। कभी विन रेट 90% भी था कुछ महीनों में 60-65% भी था, और कुछ महीनों में 70-75% भी था। तो जो रियलाइज्ड विन रेट जो मेरी थी इस पूरे फाइनेंशियल के पीरियड में, वो करीबन 65 से 70% से ऊपर की साइड ही थी। बट ऐसे बहुत पीरियड्स थे जहां पर मैंने कोई कंसेक्यूटिव 3-4 दिन लॉसेस किए, या कभी पूरा एक वीक लॉस करा। ऐसे 4 या 5 हफ्ते कंसेक्यूटिव थे जो मेरे पॉजिटिव गए। तो ट्रेडिंग में हमेशा ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डिफरेंट तरीके से चलेंगे। आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका रिस्क है। तो वही मैं आपको डिस्प्ले करना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, उससे रिटर्न्स या पैसा आपका बनेगा अगर आप डिसिप्लिन तरीके से उसको फॉलो करोगे। एंड डोंट गो, और मैं आगे भी आपको समझाऊंगा कि ये क्विक ऑप्शन स्कैल्पिंग या कोई ऐसी चीजों में मत पड़ो जहां पर आप ओवर एक्सपोज कर रहे हो अपने कैपिटल को। अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और अगर लॉन्जेविटी रखनी है अपनी ट्रेडिंग में, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सारी जो है चीजें अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी। तो अब हम चलेंगे एजुकेशनल कंटेंट की तरफ, जहां पर हम बाकी की सारी चीजें इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजी, केस स्टडीज एक्सेट्रा सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है। अगर आप ओवर अ वीक, ओवर अ मंथ अच्छी विन रेट और अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो को मेंटेन करके अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये स्ट्रैटेजी जो मैं सिखाने वाला हूं, ये आपको हर दिन पैसा बना के देगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट ये आपको बाकी सारी रिटेल स्ट्रैटेजीज से बेटर रिजल्ट्स देगी, बेटर विन रेट देगी, बेटर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो देगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए आपको कोई पेड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, आपको कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप इंडिपेंडेंटली इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब समझते हैं कि रिटेल ट्रेडिंग और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में फर्क क्या है, हम क्यों इस चीज को सीख रहे हैं। रिटेल टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत बेस लेवल, बेसिक लेवल एनालिसिस होता है।
प्राइस एक्शन को समझने का, और ये बहुत सालों से चला आ रहा है, करीबन 150 से 200 सालों से पहले से चला आ रहा है, जहाँ पे डॉक्टर राल्फ नेल्सन एलियट ने एलियट वेव थ्योरी बनाई, उसके बाद हमने जो है डाउ थ्योरी देखी, और ऐसी बहुत सारी थ्योरीज बनती गई, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में नई 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 चीजें आती गई। अब लास्ट के 40 से 50 साल ये टेक्निक्स बहुत पॉपुलर हो गई, 1980s 90s तक बहुत पॉपुलर थी, और अंटिल 2010 तक भी बहुत प्रोमिनेंटली यूज हो रही थी। बट क्योंकि इतने लोग इसको यूज करने लग गए, जिस तरीके से ये स्ट्रैटेजीज वर्क करती थी रिटेल ट्रेडिंग की, आपने देखा होगा, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा होगा, आपने चार्ट पैटर्न जैसे बुल फ्लैग, बेयर फ्लैग, हेड एंड शोल्डर्स, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ये सारी चीजें सीखी होगी। आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे होंगे, ईएमए हो गया, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो गया, या मैगडी हो गया, आरएसआई हो गया, स्टोकेस्टिक्स हो गया, इचिमोकू क्लाउड हो गया, बॉलिंजर बैंड, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। तो वो भी काफी प्रोमिनेंट हो गई थी, बट अब इतनी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी स्ट्रैटेजीज इफेक्टिव होती तो शायद आप इस वेबिनार में नहीं होते और सारे ट्रेडर्स काफी पैसा बना रहे होते। उसके अलावा ट्रेंड लाइंस, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ये सारी बहुत सिंपल, इजी टू लर्न, इजी टू अप्लाई स्ट्रैटेजीज है, जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन स्ट्रैटेजीज की है कि ये आपको मूव होने के बाद ये बताते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, या प्राइस स्ट्रांग है, या प्राइस में बुलिशनेस है। मेरा पॉइंट बहुत सिंपल है, अगर प्राइस मूव करने के बाद, जैसे मैंने यहाँ पे आप स्क्रीन में एनोटेट करके बता रहा हूं, अगर इस ब्रेकआउट होने के बाद, इस कैंडल बनने के बाद, मूव आने के बाद अगर मेरे को कोई बता रहा है कि यार ये स्टॉक बुलिश है, ये तो कोई गधा भी बता सकता है मुझे चार्ट देखकर कि प्राइस 15% ऊपर है, मतलब प्राइस बुलिश है। प्रॉब्लम ये है कि वो 15%, 10%, जितना भी बड़ा ब्रेकआउट है, जितना भी बड़ा मूव है, उसके आने के बाद अगर मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास ना तो कोई ट्रेडिंग एज है, मैं बहुत हाई प्राइस पे एंट्री बना रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस प्लेसमेंट मेरे लिए एक चैलेंज होगा, और बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि मैं एंट्री बनाने के बाद, मेरी एंट्री बनाने के बाद प्राइस नीचे आएगी, क्योंकि ये 15% का ब्रेकआउट, या 10% का ब्रेकआउट, या 5% का ब्रेकआउट भी एक्चुअल में किसी ने क्रिएट किया है। तो अगर मैं ये समझ जाऊं कि ये ब्रेकआउट्स क्रिएट कौन करता है, तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा बड़े ब्रेकआउट का या बड़ी वॉल्यूम का एंटर करने से पहले। तो ये जितनी भी रिटेल ट्रेडिंग की टेक्निक्स है, इन सब में एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है जो मुझे नहीं पसंद, और वो ये है कि ये कुछ होने के बाद बताते हैं कि यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो। आप यहाँ देखेंगे इस ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन बोल रही है यहाँ पर बाय कर लो जब पूरा मूव कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली आप देखेंगे यहाँ पर ये ब्रेकआउट है, ये बोल रहा है आपको यहाँ बाय कर लो जब पूरा मूव कंप्लीट हो गया और आपकी एंट्री के बाद सीधा प्राइस नीचे जा रहा है। सिमिलरली आप ये कप एंड हैंडल भी देख सकते हैं इधर। सिमिलरली इंडिकेटर्स तो आपको इतनी बाय सेल एंट्रीज देते हैं कि शायद उसको फॉलो करना इम्पॉसिबल है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आउटडेटेड हो गया। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि इनमें से कोई स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के नहीं दे सकती, बना के दे सकती है, बट अगर आप इन्हीं टेक्निक्स को यूज करना चाहो तो कर सकते हो, बट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो के साथ। दूसरी चीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग बहुत इजीली यूज कर लेते हैं कि मुझे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, मुझे डिमांड सप्लाई आता है। रियलिटी ये है 90% एजुकेटेड ट्रेडर्स को मार्केट स्ट्रक्चर की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, डिमांड सप्लाई की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि उनको लगता है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट इजी, बट इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑर्डर फ्लो के साथ जब तक यूज नहीं करेंगे आप, तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल एनालिसिस इन सब चीजों से बहुत डिफरेंट है। इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल एनालिसिस ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला नहीं है जो कुछ एक मैजिक कर देगा, या कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक सिंपल सा तरीका है ये समझने का, मूव जो आते हैं मार्केट्स में, जो बड़ी छलांग मारता है मार्केट्स, भले वो बुलिश साइड में हो या अगर गिरता है बड़ा मार्केट, उस मूव को क्रिएट किसने किया। अगर वो मूव इंस्टीट्यूशंस ने क्रिएट किया है तो कब किया, किस प्राइस रेंज में किया, किस डायरेक्शन में किया, और कौन से स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट में किया। इन सब चीजों को चार्ट के बलबूते पे, सिर्फ चार्ट्स, नेकेड चार्ट्स को देखकर आइडेंटिफाई करने की टेक्निक को इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। अब इस इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल एनालिसिस के दो की पिलर्स हैं, एक है ऑर्डर फ्लो, दूसरा है लिक्विडिटी। अब आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जो दो चार्ट्स सामने यहां बने हैं, इन दोनों चार्ट्स में एक सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करिए, जब भी कोई बड़ा मूव क्रिएट होता है मार्केट्स में, हमारा मेन फोकस उन जगहों पे होता है एज अ रिटेल ट्रेडर
जहां पर बड़ी कैंडल, बड़ी वॉल्यूम्स बनती है। पर हम ये भूल जाते हैं कि इस बड़े मूव को क्रिएट करने के लिए प्राइस इंजीनियरिंग, या हम उसको प्राइस डिलीवरी भी बोलते हैं, वो एक्चुअल में समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस पूरे मूव की शुरुआत कहां से हुई, Where did this move originate from? अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो ये जो बड़ा मूव आया है, ये मूव प्री प्लान्ड मूव था। कैसे? अगर आप देखेंगे कि इस स्टॉक में मल्टीपल बड़ी स्पाइक्स काफी दिनों से हो रही थी और फिर इस रेंज में कुछ हुआ। अब वो कैसे हुआ, कब हुआ, किस प्राइस पे हुआ, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सारी चीजें सीखेंगे। इतनी सी चीज ध्यान रखो कि अगर इस प्राइस रेंज में कुछ भी हुआ है, उसी की वजह से प्राइस ने पहले ये वाला मूव क्रिएट किया। मैं एक बार सारी चीजें रिमूव करके बताता हूं। ये जो 3 बड़ी कैंडल्स हैं, ये कैंडल्स रैंडमली यहां पर नहीं आई, ऐसे ही यहां पर नहीं आई। यहां पर इन 3 कैंडल्स के मूवमेंट से जस्ट पहले कुछ हो रहा था, किसी की बाइंग स्टार्ट हो रही थी, जिस वजह से ये मूव क्रिएट हुआ। और उसके बाद इधर भी एक मूव क्रिएट हुआ, जिसका मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस, जो बड़े बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े हेज फंड्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों ने सिर्फ यहां पर आके बाय नहीं किया है, उन लोगों ने कंटिन्यूस बाइंग करी है अलग अलग प्राइस लेवल्स पर। और अगर हम ये जान लें कि उन्होंने किन प्राइस लेवल्स पर बाय करा है, कब कब उनका बाय प्रोग्राम एक्टिवेटेड है, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब नेक्स्ट बड़ा मूव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चार्ट में देखेंगे तो जो ये इतना बड़ा मूव यहां पर क्रिएट हुआ है, ये इस जगह से स्टार्ट हुआ। प्राइस ने जैसे ये बड़ा मूव क्रिएट करा, प्राइस धीरे धीरे नीचे आता है और उसी प्राइस रेंज के आसपास आके एक बहुत बड़ा मूव क्रिएट करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में ये चीज है कि जिस बंदे ने या जिस इंस्टीट्यूशन ने यहां खरीदारी करी है इस पॉइंट पे, वो सेम इंस्टीट्यूशन वेट कर रहा था प्राइस का इस रेंज में आने का, ताकि वो अपनी नेक्स्ट लेग ऑफ बाइंग को फिर से शुरू करे। ये कितने लोग अग्री करते हैं? यस लिख दो। सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग से मैं शुरुआत कर रहा हूं। हमें ये जानना है कि बड़े मूव्स की शुरुआत कहां से हो रही है, बड़े मूव्स ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं। और एक बार हमें ये पता चल गया कि वो ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं, किस प्राइस रेंज में हो रहे हैं, और अगर हमें वो पता चलता है तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस उस रेंज में आएगी, हम लोग भी बाय करेंगे इंस्टीट्यूशंस के साथ। इंस्टीट्यूशन से पहले, वॉल्यूम के पहले, कैंडल के पहले, ब्रेकआउट के पहले। अब इस पूरी टेक्निक को समझने के लिए ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी का समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट्स क्या है, किस तरीके से इनको यूज करना है, आइए समझते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर आधारित है। इन 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम है ट्रेंड, मनी फ्लो, लिक्विडिटी और प्राइस। अब ट्रेंड का सिंपल भाषा में मतलब होता है, ट्रेडिंग की दुनिया में 2 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। या तो स्टॉक एक अप ट्रेंड में हो सकता है जहां पर वो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, या फिर एक डाउन ट्रेंड में हो सकता है जहां वो लोअर हाइज या लोअर लोज बना रहा है। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को ये तो पता है कि ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। ये शायद सबको पता है कि जैसे ही प्राइस ने एक लो से शुरुआत करी, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। अब ये लो क्योंकि इस लो से कि इस वाले हाई से ज्यादा हायर था तो मैं इसको हायर हाई बोलूंगा। फिर से एक लो बनाया, ये लो पिछले वाले लो से हायर था तो मैंने इसको हायर लो बोला। सिमिलरली इसको मैंने हायर हाई बोला। स्टॉक ने यहां से शुरुआत करी, एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक और हाई बनाया जो पिछले वाले हाई से लोअर था तो मैंने इसको लोअर हाई बोल दिया। फिर स्टॉक ने एक लो बनाया और ये लो क्योंकि पिछले लो से और भी लोअर था तो मैंने इसको लोअर लो बोला। सिमिलरली लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। बहुत सिंपल बेसिक चीज है, मोस्ट लोगों को पता है। तो जब भी स्टॉक कंसेक्यूटिवली हायर हाइज या हायर लोज बना रहा है या लोअर हाइज या लोअर लोज बना रहा है, इसको हम ट्रेंडिंग मार्केट्स बोलते हैं। अब ये ट्रेंड क्रिएट कौन करता है? ट्रेंड क्रिएट करता है जो मार्केट में पैसा डालता है। मार्केट्स में पैसा इंस्टीट्यूशंस डालते हैं, रिटेल ट्रेडर्स सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड को क्रिएट करता है इंस्टीट्यूशंस। तो इसीलिए जब भी कोई इंस्टीट्यूशन किसी भी स्टॉक में, किसी भी कमोडिटी में, किसी भी इंडेक्स में, करेंसी में, क्रिप्टो में, कहीं पे भी इन्वॉल्व होता है तो वो ट्रेंड को शिफ्ट करता है।
ट्रेंड को शिफ्ट करने का मतलब ये है कि जब भी वो अपने ऑर्डर्स पंच करते हैं, ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है, जो ये हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर है या लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर है, इसमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उन चेंजेस को हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या इंस्टीट्यूशंस ने सही में कोई बाइंग या सेलिंग करी भी है या नहीं। दूसरी चीज है मनी फ्लो। मनी फ्लो का मतलब है इतना पैसा जा रहा है या मूव हो रहा है एक पर्टिकुलर स्टॉक में। मनी फ्लो को ऑर्डर फ्लो के नाम से भी जाना जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है, इंस्टीट्यूशंस के बड़े ऑर्डर्स का मार्केट में फ्लो क्या है, कहां पे बाय हो रहा है, और अगर उन्होंने बाय करा है तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम में और प्राइस में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी होगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का सिंपल शब्दों में मीनिंग है आपका और मेरा या हम सारे रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस और टारगेट कहां पे है। in very simple words, liquidity is nothing but pending orders in the market. पेंडिंग ऑर्डर्स का क्या मतलब है? जब भी कोई एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस करते हैं, हम दो टाइप के ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, एक मार्केट ऑर्डर, एक लिमिट ऑर्डर। जब हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम इंस्टेंटली एग्जीक्यूट कर देते हैं उस ऑर्डर को। इस ऑर्डर के बारे में एग्जीक्यूट करने वाले ट्रेडर के अलावा किसी को नहीं पता। ये कितने लोग अग्री करते हैं? अगर कल सुबह मैंने डिसाइड करा कि 9:20 में मैं रिलायंस में बाइंग करूंगा और मैं सुबह उठ के ये 9:20 पे मार्केट ऑर्डर पंच कर दूंगा, मेरे अलावा किसी को नहीं पता हो सकता कि ये मार्केट ऑर्डर में पंच करने वाला हूं। तो क्योंकि किसी को नहीं पता इस ऑर्डर के बारे में, इंस्टीट्यूशंस मेरा फायदा नहीं उठा सकते। बट जब हम एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर डालते हैं, वो ऑर्डर इंस्टेंटली एग्जीक्यूट नहीं होता, बट वो ऑर्डर बुक में जाकर छुप जाता है। मतलब अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में एक पोजीशन बनाई जहां पर आपने 100 रुपए पे अपनी एंट्री बनाई, 90 रुपए पे आपने स्टॉप लॉस रखा और 110 रुपए पे आपने अपना टारगेट रखा। तो होता क्या है कि आप ये 100 रुपए पे ऑर्डर आपने बाय ऑर्डर पंच किया है, वो तो इंस्टेंटली आप एग्जीक्यूट कर देते हो। बट जब ये 90 रुपीज का स्टॉप लॉस का ऑर्डर है और 110 रुपए का टारगेट का ऑर्डर है, ये एक्चुअल में एक पेंडिंग ऑर्डर है जो एक्सचेंज की ऑर्डर बुक में जाके रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आपने एक्सचेंज को बोला है अपने ब्रोकर के थ्रू कि अगर प्राइस 90 हो जाए तो मेरे को निकाल देना, अगर प्राइस 110 रुपए हो जाए तो मेरे को निकाल देना। अब ब्रोकर बोलता है कि यार आप उस टाइम अवेलेबल हो या ना हो, इसलिए आप अपना ऑर्डर पहले से प्लेस कर सकते हो और वो एक्सचेंज की बुक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। तो जब भी प्राइस 90 पे आएगा, 110 पे आएगा, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आपका मेरा सारे रिटेल ट्रेडर्स का ऑर्डर बुक में जाता है, तो वो ऑर्डर बुक को अगर कोई देख सकता है तो वो ये जान पाएगा कि कौन सी प्राइस रेंज में स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच्ड है, कौन सी प्राइस रेंज में टारगेट ऑर्डर पंच्ड है। और ये इंफॉर्मेशन उन बड़े इंस्टीट्यूशंस को मिलती है जिनके पास लेवल 3 डेटा का एक्सेस है। लेवल 3 डेटा एक टाइप का डेटा होता है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 55 लाख रुपए या 60 लाख रुपए प्लस जीएसटी पे आपको एक साल के लिए देता है। अब 60 लाख रुपए तो शायद कोई भी रिटेल ट्रेडर सिर्फ मार्केट डेटा के लिए नहीं देगा, ये सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं। और इसी वजह से सिर्फ इन इंस्टीट्यूशंस को पता है, इनके एल्गोरिदम्स को पता है कि आपके स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर्स कहां पर पंच्ड इन है, और उसको देखकर वो ये पता करते हैं कि कहां जाकर ये रिटेल ट्रेडर फंसेगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा, इनको क्या मतलब हमारे फंसने या ना फंसने से? मतलब है, और वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा। तो इन शॉर्ट, लिक्विडिटी पेंडिंग ऑर्डर्स की एक एरिया है जहां पर हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कहां पर रिटेल ट्रेडर अपना स्टॉप लॉस डालेगा, कौन से एरिया में रिटेल ट्रेडर अपना अगला बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर प्लेस करेगा, और कौन से एरिया में, चार्ट के कौन से एरिया में ये सारे ऑर्डर्स अक्यूमुलेट होकर पड़े हुए हैं। ये इसका मतलब है लिक्विडिटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस वो एक चीज है जो किसी से झूठ नहीं बोल सकता। जो प्राइस है वो है। 9:20 पर अगर आपके लिए 100 रुपए का प्राइस है रिलायंस का, तो मेरे लिए भी 100 रुपए का है, किसी और के लिए भी 100 रुपए का है। तो मतलब ये कि प्राइस और टाइम ये सबके लिए बराबर है। बट बाकी की तीनों चीजें ट्रेंड इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं
कैसे? अपने पैसे के फ्लो से, अपने ऑर्डर के फ्लो से। और ये इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब उनको लिक्विडिटी मिले मार्केट से खुद के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका क्या मतलब है? 2 मिनट दीजिए, समझाता हूं। लिक्विडिटी को समझने के लिए या ये समझने के लिए कि आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के लिए इतना जरूरी क्यों है, आपको ये 4 गोल्डन रूल्स को समझना पड़ेगा। और ये बहुत सिंपल से रूल्स है। पहला रूल, स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है। मतलब किसी ने 100 रुपए कमाए तो किसी के जेब से 100 रुपए लगे। स्टॉक मार्केट कोई चैरिटी नहीं है। कोई 500 रुपए बना रहा है तो किसी की जेब से 500 रुपए लग भी रहे हैं। दूसरा रूल, यहां पर सिर्फ 2 कैटेगरी के मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, या तो कोई रिटेल ट्रेडर है या कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर है। अब रिटेल ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर का क्लासिफिकेशन क्या है? अब वैसे तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बट एक सिंपलिस्टिक तरीके से अगर मैं बताऊं तो कोई भी 5-10 करोड़ की कैपिटल से ज्यादा ट्रेड कर रहा है तो आप उसको इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में दे सकते हो। अब इंस्टीट्यूशंस छोटे बड़े मीडियम साइज के, लार्ज स्केल के बहुत सारे होते हैं, तो आप उनको इंस्टीट्यूशंस कैटेगराइज कर सकते हो। और कोई 10-15 करोड़ की कैपिटल से कम में ट्रेड कर रहा है तो उसको आप रिटेल ट्रेडर की कैटेगरी में डाल सकते हो। अब इंस्टीट्यूशंस बहुत तरीके के होते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, इंडाउमेंट फंड्स होते हैं, जो बाकी के सॉवरेन वेल्थ फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में आते हैं। हेज फंड्स भी आते हैं। रिटेल ट्रेडर्स वो सारे 12 करोड़ लोग हैं जिनके डीमैट अकाउंट्स हैं, उन सबको आप रिटेल ट्रेडर्स की कैटेगरी में डाल सकते हो। अब बात इतनी सी है कि अगर पूरा स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है, मतलब किसी की जेब में 500 रुपए अगर आ रहे हैं तो वो किसी की जेब से आ रहे हैं, और अगर 2 ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस, तो इसका मतलब ये है कि अगर इंस्टीट्यूशंस पैसे कमा रहे हैं तो वो पैसा किसकी जेब से आ रहा है? रिटेल ट्रेडर्स की जेब से। और इसीलिए सेबी का डेटा बोलता है कि ओवर 95% ऑफ ऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स लूज मनी। क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा इंस्टीट्यूशंस की जेब में जा रहा है। तो इसका मतलब ये कि क्योंकि स्टॉक मार्केट एक जीरो सम गेम है और क्योंकि 2 ही लोग हैं इस पूरी मार्केट के अंदर, रिटेल या इंस्टीट्यूशंस, और हमें पता है कि 95% ऑफ द टाइम्स रिटेल ट्रेडर पैसा गवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 95% ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूशंस पैसा बना रहे हैं और वो पैसा रिटेल की जेब से जा रहा है। तीसरी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एवरी बायर देयर हैज टू बी अ सेलर एंड फॉर एवरी सेलर देयर हैज टू बी अ बायर। मतलब अगर मुझे कल 1000 शेयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खरीदने हैं तो मैं तब तक नहीं खरीद सकता जब तक मार्केट में कोई बेचने वाला ना हो। कितने लोग अग्री करते हैं? यस लिख के जवाब दीजिए। अगर मुझे कल 5000 शेयर बेचने हैं जोमेटो के, मैं तब तक नहीं बेच सकता जब तक मार्केट में मुझसे 5000 शेयर खरीदने वाला कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये कि क्योंकि रिटेल और इंस्टीट्यूशंस 2 ही टाइप के लोग हैं, इसका मतलब ये कि जब जब इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है कोई स्टॉक, वो तब तक बाय नहीं कर सकते जब तक कोई बेचने वाला खड़ा ना हो। और इंस्टीट्यूशंस को पता है कि जब हम खरीदने जाते हैं तब सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स ही हैं जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं। इसका मतलब ये कि जब जब इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है, रिटेल ट्रेडर्स को बेचना ही पड़ेगा इंस्टीट्यूशंस को खरीदने के लिए, या फिर जब जब इंस्टीट्यूशंस को कोई स्टॉक बेचना है, रिटेल ट्रेडर्स को वो फोर्सफुली खरीदवा के रहते हैं ताकि उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसका क्या मतलब है? इसका बहुत सिंपल मीनिंग ये है कि क्योंकि किसी बायर को एक सेलर की जरूरत है और हर एक सेलर को एक बायर की जरूरत है। आपने देखा होगा बहुत बार एक ब्रेकआउट क्रिएट होता है इस तरीके का, इस ब्रेकआउट पे एक बड़ी कैंडल भी बनती है, बड़ी वॉल्यूम भी आती है, सारी चीजें होती है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स यहाँ पर भागे भागे आते हैं कि यहाँ एक नया ब्रेकआउट हुआ है, हम सब बाय करेंगे, और वो देखते हैं कि जैसे उन्होंने बाय करा, मार्केट धीरे 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 उनके बिल्कुल रिवर्स जाके पूरा का पूरा उल्टा डायरेक्शन ले लेती है। अब यहाँ पर हुआ क्या है? यहाँ पर हुआ ये है कि इंस्टीट्यूशंस को अपने शेयर बेचने थे, पर वो तब तक नहीं बेच पाते जब तक उनके पास एक बायर नहीं था। बायर लाने के लिए उन्होंने ये देखा कि रिटेल ट्रेडर्स कहां पर जाके बाय करेंगे। उनको ये पता चला कि रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट के बाद, वॉल्यूम के बाद, एक कैंडल बनने के बाद
बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, आरएसआई ट्रेड करते हैं या कोई भी XYZ, जैसे ही उन्होंने इतने सारे बाय ऑर्डर्स पंच करे, वो तभी खरीद पाए जब कोई बेचने वाला बैठा था। और जब सारे रिटेल ट्रेडर्स खरीदने पहुंच गए तो बेच कौन रहा था? इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो तीसरा रूल है, हर बायर के लिए एक सेलर का होना जरूरी है, हर सेलर के लिए एक बायर का होना जरूरी है। ये लाइन बड़ी सिंपल है, पर अगर आप समझेंगे इसको डीपली तो आप ये समझ पाएंगे कि जब जब इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है, वो आपको फोर्सफुली एक स्टॉक से निकालेंगे, फेक आउट क्रिएट करेंगे ताकि वो खुद अपने ऑर्डर्स पंच कर पाए। एक एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा कि बहुत बार डबल बॉटम बनता है, आप यहां पर अपनी आता है, आपका स्टॉप लॉस निकालता है और फिर सडनली एक रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। ये कितने लोगों के साथ हुआ है, कितने लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है, कितने लोगों ने देखा है? इसको हम फेक आउट भी बोलते हैं, इसको हम लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं, इसको हम शेक आउट भी बोलते हैं। अलग अलग टर्म से ये जाना जाता है। तो ये हुआ इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशंस को जब खरीदना था तब आप अपने ऑर्डर्स डाल के बैठे थे। इंस्टीट्यूशंस को भी ये स्टॉक खरीदना ही था, पर वो खरीद इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि रिटेल ट्रेडर जो दूसरा मार्केट पार्टिसिपेंट है वो बाय ऑर्डर डाल के बैठा है। तो जब सारे रिटेल ट्रेडर डबल बॉटम पे बाय करने लग जाएंगे तो इंस्टीट्यूशंस कैसे बाय करेगा? क्योंकि कोई बेचने वाला ही नहीं होगा। तो इंस्टीट्यूशंस पहले प्राइस को किसी भी तरीके से आपके स्टॉप लॉस की तरफ लेके जाएंगे ताकि आप बन जाए सेलर, क्योंकि आपको मार्केट से निकाला जा रहा है और जितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हैं वो इंस्टीट्यूशंस पैरेलली अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा मूव क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, एक ब्रॉड पिक्चर बन गई होगी आपके दिमाग में कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसलिए गोल्डन रूल समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम इन रूल्स को यूज करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इंस्टीट्यूशंस कौन से प्राइस के लेवल्स पर या कौन से एरियाज पर प्राइस मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब डिमांड और सप्लाई जो एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब भी किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस गिरेगा। ये चार इंपॉर्टेंट रूल्स आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इंस्टीट्यूशंस इनकी मैं बात कर रहा था, मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट बैंक्स, हेज फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ये सब टाइप के जो है इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जो कि स्ट्रैटेजी हमारी है और इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से सारी चीजें करते हैं, आपको सबसे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी और वो है इस पूरे ऑर्डर फ्लो के गेम की गहराई को समझना। और फिर मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाऊंगा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देने के लिए, और फिर हम स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के लिए रिटेल ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट हैं। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि अगर इंस्टीट्यूशंस को 1 लाख शेयर बाय करने हैं किसी स्टॉक के, वो तब तक नहीं बाय कर सकते जब तक 1 लाख शेयर का सेलर नहीं बैठा हो। तो इंस्टीट्यूशंस, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन अगर बाइंग कर रहा है तो सबसे पहले वो ये ढूंढता है कि मेरे को 1 लाख शेयर के सेलर कहां मिलेंगे। अब जायज सी बात है, जिस जगह पे रिटेल ट्रेडर अपनी बाय पोजीशन बनाने की सोच रहा है, यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स अपनी बाय पोजीशन बनाते हैं एक ब्रेकआउट के बाद। यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स अपनी एक बाय की पोजीशन बनाएंगे शायद ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे। तो इन एरियाज में अगर प्राइस ट्रेड कर रहा है, और एक और जगह है जो हमारा डबल बॉटम या सपोर्ट के पास, इन तीनों में से किसी भी एरिया में अगर प्राइस है तो इंस्टीट्यूशंस को पता है रिटेल ट्रेडर तो अपने बाय ऑर्डर ही डालेगा। तो ये तीनों एरियाज ऐसे एरियाज हैं जहां इंस्टीट्यूशंस को पता है कि अगर हमें कभी भी हमारा माल बेचना है तो हम इन किसी एरियाज के आसपास बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ रिटेल ट्रेडर्स बहुत नंबर्स में बाइंग करते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसी रीजन से इंस्टीट्यूशंस अपना कोई भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले रिटेल ट्रेडर्स की पूरी गणित, पूरी मैथ समझता है कि वो कहां, कब, क्या
कहाँ पे है, वो ऑर्डर फ्लो से उनके एल्गोरिदम्स ये जज करते हैं कि किस एरिया में बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े हैं, और जैसे ही उनको पता चलता है कि इस एरिया में स्टॉप लॉस है और प्राइस यहाँ पर है, वो प्राइस को यहाँ पर मैनिपुलेट करके लेकर आते हैं, आपके सारे स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं ताकि आप बन जाते हो सेलर, और यही स्टॉक्स जो आप सेल कर रहे हो वो इंस्टीट्यूशंस का एल्गोरिदम साइमल्टेनियसली बाय करता है और प्राइस सडनली छलांग मारता है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशंस आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन रिटेल ट्रेडर्स। जितने ज्यादा रिटेल ट्रेडर बढ़ेंगे, इंस्टीट्यूशंस का मैनिपुलेशन मार्केट्स में उतना ही बढ़ेगा। इसीलिए आपका ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं, अगर आप ये नहीं समझ पाए कि लिक्विडिटी या इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से प्राइस इंजीनियरिंग करते हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट ट्रेड करने में बैठ जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंस्टीट्यूशंस हमेशा बड़ी क्वांटिटी बाय या सेल करते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी बाय या सेल करते हैं, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है। रिटेल ट्रेडर्स पूरी इंडिया में 12 करोड़ के आसपास रिटेल ट्रेडर्स हैं, और ये सारे रिटेल ट्रेडर्स पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में स्कैटर्ड हैं। कोई 5,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, कोई 5 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, कोई 1 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, तो कोई 10 लाख की कैपिटल से ट्रेड कर रहा है। ये सारे लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, ये सारे लोग एक साथ ट्रेड भी नहीं करते, और ये सारे लोग एक साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, टाटा मोटर्स, जोमैटो, अडानी में एक साथ कोई पोजीशन बनाएंगे नहीं। तो ये सारे के सारे 12 करोड़ लोग जो हैं, ये अलग अलग जगह स्कैटर्ड है, अलग अलग कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करके ट्रेड कर रहे हैं। ये बात तो मानते हो, यस और नो? अब ये सारे के सारे 12 करोड़ लोग एक साथ तो कुछ बाय करने पहुंच नहीं जाएंगे। मान लो अगर इंस्टीट्यूशंस को कल सुबह 9:15 बजे टाटा मोटर्स के 50 करोड़ का माल बेचना है, तो ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे हिंदुस्तान के रिटेल ट्रेडर्स टाटा मोटर के 50 करोड़ शेयर बाय करने पहुंच जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल्दो इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी बाय या सेल करते हैं, पर उनकी जो काउंटर पार्टी है, जो कि रिटेल ट्रेडर्स है, वो इतनी बड़ी क्वांटिटी बाय सेल नहीं कर सकते। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस कभी भी अपना बड़ा ऑर्डर एक बार में कंप्लीट नहीं कर सकते। ये कितने लोगों को समझ में आया लॉजिक के साथ? सिंपल चीज समझा रहा हूं। इंस्टीट्यूशंस को बड़े ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं, वो लाखों करोड़ों की वॉल्यूम में ट्रेड करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स, लैक्स ऑफ शेयर्स। अब उनको बाय करना है, मतलब किसी को सेल करना पड़ेगा। तो जब इंस्टीट्यूशन को 1 करोड़ शेयर या 10 लाख शेयर बाय करने हैं, तो सडनली 10 लाख शेयर के सेलर सारे हिंदुस्तान से एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे, कुछ चंक्स में पहुंचेंगे। मान लो अगर मेरे को 1 लाख शेयर बेचना है, तो शायद मुझे 10,000 रिटेल ट्रेडर सेलर के तौर पे मिल जाए, या 25,000 शेयर के सेलर मेरे को मिल जाए। पर मेरे को 1, 2, 5 लाख के सेलर इंस्टेंटली उसी दिन उसी टाइम पे जब मेरे को खरीदना है, तब शायद नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये कि एज एन इंस्टीट्यूशन मेरी एक प्रॉब्लम है, और मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक बार में अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो मुझे अपने ऑर्डर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। कि मान लो अगर मेरा 1 लाख शेयर का ऑर्डर है, तो पहले मैं 25,000 शेयर एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं 25,000 शेयर एग्जीक्यूट करूंगा, और फिर फाइनली मैं 50,000 शेयर का ऑर्डर डालूंगा। तो जब जब ये 25,000 और 50,000 शेयर के ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस मार्केट में डाल रहे हैं, तो मतलब वो मार्केट में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। अगर वो मार्केट में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, तो प्राइस भी बढ़ेगा या घटेगा, और वॉल्यूम में भी वो क्वांटिटी रिफ्लेक्ट होगी। और प्राइस, टाइम और वॉल्यूम, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वेबिनार में बताया था, किसी के लिए समय, कितनी क्वांटिटी बाय सेल हुई है, और जो भाव है, प्राइस, वो किसी के लिए भी डिफरेंट नहीं है। मुकेश अंबानी जी के लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। तो जब भी ये इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर्स को इन पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करते हैं, हमें हमारा ट्रेडिंग सिस्टम, हमारी स्ट्रैटेजी ये बता देगा कि क्या प्राइस रेंज में इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग या सेलिंग करी है, और उस प्राइस रेंज में कब वो फिर से अपनी बाइंग, जो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर है, वो कब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इस ट्रेडिंग को, जो हमारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और चौथा और आखिरी पॉइंट,
क्योंकि इंस्टीट्यूशंस 2 या 3 बार में अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, वो कुछ छाप छोड़ के जाते हैं, कुछ फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, कुछ हिंट छोड़ के जाते हैं वॉल्यूम और प्राइस के फॉर्मेट में, जो हमें हमारा चार्ट इजीली बता देगा। अब आप लोगों को एक चीज शायद समझ में आ जाएगी, एक समराइज कर देता हूं, उसके बाद हम क्योंकि कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। सिंपल सी चीज है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग वो स्टाइल की ट्रेडिंग है जहां पर हमें इंस्टीट्यूशंस जहां जहां ऑर्डर्स अपने पंच कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं, जिस स्टॉक में कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं, उसको समझने की टेक्निक को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बोलते हैं। इस इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग टेक्निक का एक सिंपल सा मकसद है या सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि इंस्टीट्यूशंस को रिटेल ट्रेडर्स की जरूरत है अपने ऑर्डर्स पंच करने के लिए, और जो रिटेल ट्रेडर्स की जितनी भी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, ब्रेकआउट, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर, इंस्टीट्यूशंस को सारी चीजें पता है ऑलरेडी। कब बाय करोगे, कहां बाय करोगे, कहां स्टॉप लॉस प्लेस करोगे, कहां टारगेट प्लेस करोगे। तो इंस्टीट्यूशंस आपका पूरा चिट्टा जानते हैं, उनको पता है आप कहां, कब, कितनी क्वांटिटी में और कैसे बाय करोगे, क्या बाय करोगे। तो अगर आप उसी प्रिडिक्टेबल फॉर्म में ट्रेडिंग करोगे जो सबको पता है, तो आपका स्टॉप लॉस हंट होना, आपके एंटर होने के बाद, आपके एसएल जाने के बाद प्राइस का मूव होना, ये सारी चीजें बड़ी कॉमन रहेगी। तो उसके लिए हमने लिक्विडिटी और ऑर्डर फ्लो जैसे दो कॉन्सेप्ट्स को सीखा या उनके बारे में जाना। और इस ऑर्डर फ्लो और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये बताता है कि हमें, लिक्विडिटी ये बताती है कहां पर रिटेल ट्रेडर्स बेवकूफी करते हैं, तो वहां पर हमें ट्रेड नहीं लेने। और जो ऑर्डर फ्लो टेक्निक है वो ये बताती है कि इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स कहां पंच करे। फिर हमने ये देखा कि इंस्टीट्यूशंस को 4 मेजर चीजें हैं उनके पूरे गेम में। पहला ये है कि वो रिटेल ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट है, तो जब भी इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है वो रिटेल ट्रेडर्स को बिकवाने की कोशिश करेंगे, और जब इंस्टीट्यूशंस को बेचना है वो रिटेल ट्रेडर्स को खरीदने पे मजबूर करेंगे। तो वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट हमने ये समझी कि इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी में बाय और सेल करते हैं, पर रिटेल ट्रेडर उतनी क्वांटिटी मैच नहीं कर सकते, तो इंस्टीट्यूशंस को अपने ऑर्डर्स को मल्टीपल पार्ट्स में ब्लॉक करना, जो है मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। क्योंकि उनको ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, और वो जो हिंट्स हैं वही हमारी ऑर्डर ब्लॉक, ओबी या ओरिजिन, या आप उसको ऑर्डर फ्लो स्ट्रैटेजी, जिस नाम से बुलाना चाहें, वो हमारी स्ट्रैटेजी क्रिएट होती है। अभी तक मैंने आपको स्ट्रैटेजी का सिर्फ बैकग्राउंड दिया, उसका लॉजिक समझाने की कोशिश करी। अब मैं उस पूरी स्ट्रैटेजी को विजुअलाइज कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, अभी तक यस लिख के मेरे को चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर सारी चीजें समझ में आपको आ गई। अब हम प्राइस डिलीवरी के कॉन्सेप्ट पे आएंगे, जहां हम ये समझेंगे कौन प्राइस मूव करता है, क्यों मूव करता है और कैसे मूव करता है। इसके लिए हम जाएंगे हमारी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पे, जहां पर हम समझेंगे किस तरीके से ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में वर्क करता है, कहां पर आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और फिर हम स्ट्रैटेजी स्टार्ट करेंगे जहां पर हम एग्जीक्यूशन को सीखेंगे। तो अब सीखते हैं कि किस तरीके से ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होता है और स्ट्रैटेजी की प्रिपरेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑलरेडी पता है, हर बायर के लिए एक सेलर है, हर सेलर के लिए एक बायर है। 2 टाइप के ट्रेडर्स है, रिटेल और इंस्टीट्यूशंस। जब इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है वो आप लोगों को सेल करने पे मजबूर करेंगे, जब इंस्टीट्यूशंस को सेल करना है वो आपको बाय करने में मजबूर करेंगे। अब ये कैसे वर्क करता है समझते हैं। ये आपका एक बुलिश ब्रेकआउट है, जहां पर आप यूजुअली देखते होंगे कि यहाँ पर एक अच्छी खासी वॉल्यूम आती है। मैं थोड़ी सी अपनी स्क्रीन को एडजस्ट करूंगा ताकि आपको ये सारी चीजें दिख जाए एक साथ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि ये एक बुलिश ब्रेकआउट है। इस बुलिश ब्रेकआउट पे यूजुअली लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पर तो बहुत बड़ी बाइंग हुई है और यहाँ से और बाइंग आएगी, और वो लोग अपना कॉन्फर्मेशन वॉल्यूम को यूज करते हैं। अब मैं आपको पहले एक चीज बताता हूं, वॉल्यूम इस पूरी ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कैसे समझाता हूं। वॉल्यूम को पहले समझो। वॉल्यूम का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कितने सौदे हुए एक एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर आप 5 मिनट का चार्ट खोल के बैठे हैं तो 5 मिनट के चार्ट पर जो वॉल्यूम दिख रही है एक पर्टिकुलर कैंडल के नीचे, वो आपको उस 5 मिनट में कितने सौदे हुए वो बताती है। अब आपको ऑलरेडी पता है हर बायर के लिए एक सेलर है, हर सेलर के लिए एक बायर है। तो कोई भी सौदा होगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो एक बायर भी होगा, एक सेलर भी होगा। तो लोग गलती क्या करते हैं, और मैंने भी ये गलती की है,
कि अगर मुझे कैंडल का कलर ग्रीन दिखता है तो मैं ये सोचता हूं कि यार ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, मतलब बायर बहुत ज्यादा है, ये यहाँ पर बहुत सारे बायर आ गए। ये कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों ने गलती करी है? यस लिख के बताइए चैट बॉक्स में कि जब आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिखती है आपको लगता है बायर ज्यादा है सेलर से, जब आपको बड़ी रेड कैंडल दिखती है आपको लगता है सेलर ज्यादा है बायर से। ये झूठ है, ये गलत है। अगर 1 लाख लोगों ने बाइंग करी है तो 1 लाख लोगों ने बेचा भी है, या अगर 1 लाख लोगों ने बेचा है और एक रेड कैंडल बन रही तो 1 लाख लोगों ने खरीदा भी है। वॉल्यूम का कलर कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के वजह से डिटरमाइन होता है। अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पर यहां पर एक कैंडल है आपकी जहां पर आपका 100 रुपए का इसका क्लोजिंग प्राइस है, अगली कैंडल का अगर 101 रुपए का क्लोजिंग प्राइस है तो कैंडल जो वॉल्यूम है उसका कलर ग्रीन होगा, क्योंकि 101 एक हायर क्लोजिंग प्राइस है 100 से, प्राइस ने इंक्रीमेंट करा है, प्राइस ने इंक्रीज किया है, इस वजह से ये ग्रीन है। सिमिलरली अगर ये 100 रुपए के बाद अगर अगली जो क्लोजिंग है वो अगर 99 रुपए की आ जाती है तो यही वॉल्यूम आपकी रेड कलर की हो जाएगी। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि अपने वॉल्यूम का कलर जो है वो न्यूट्रल रखा करो, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, जो मर्जी आपको रखना रखो, क्योंकि वॉल्यूम ग्रीन या रेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बेवकूफी जब लोग करते हैं तो ये सोचते हैं कि यार ये बुलिश ब्रेकआउट इसलिए हुआ है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ बहुत सारी बाइंग करी है। मेरा सवाल ये है कि भैया ये ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर प्राइस आया है तो इसको कोई लेकर आया है। वो लेकर कौन आया है? जो प्राइस में ट्रेंड क्रिएट करता है। ट्रेंड कौन क्रिएट करता है? इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर प्राइस आया है और ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाइंग ए पॉइंट के आसपास कहीं करी होगी, पर हम बेवकूफों की तरह बी पॉइंट पर ये सोच के बैठे हैं कि अब इंस्टीट्यूशंस आएंगे। अरे इंस्टीट्यूशंस को आना था, ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था, वो करके चले गए। पॉइंट बी पर सारे रिटेल ट्रेडर भागे भागे यहां आएंगे अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए, बाय करने के लिए, ये सोच के कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा, जबकि ट्रेन जा चुकी है। तो यहां पर मैंने यही लिखा है, ये जो बुलिश ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स विल बाय हियर थिंकिंग प्राइस विल इंक्रीज इवन हायर। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ये सोचेंगे कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि इंस्टीट्यूशंस और बड़े प्लेयर यहां एंटर हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी स्पाइक वॉल्यूम में देखी है जो फर्दर उनके थिंकिंग को वैलिडेट करती है कि हाँ यहाँ इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे। पर एक्चुअल में हो क्या रहा है वो समझते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट अ मोमेंट। अब यहां पर एक्चुअल में हो क्या रहा है आइए वो समझते हैं। अब यहां पर बहुत सारी चीजें आपकी स्क्रीन के सामने हो रही होगी, इससे डरने की जरूरत नहीं, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने यहां पर ए बी सी डी करके सारे पॉइंट्स मार्क करे मैं, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूं ताकि ये सारी चीजें आपकी एक स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको कोशिश करता हूं कि मैं इसको और कंसाइज कर दूं। ठीक है, अब मैंने एक एक करके समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि यही पूरी स्ट्रैटेजी है। पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि यही जो चार्ट मैंने आपको पहले बताया था उसको मैंने ब्रेक डाउन किया। ये वो पॉइंट है जहां पर पहला लेग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। पहला लेग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर, इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशंस की एक दिक्कत है, वो एक बार में अपना पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एक ऑर्डर को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। मतलब पहला ब्लॉक लेट से 70,000 शेयर का है, दूसरा ऑर्डर लेट से 20,000 शेयर का है, तीसरा ऑर्डर लेट से 10,000 शेयर का है। अब ये 70 20 10 भी हो सकता है, 50 40 10 भी हो सकता है, 30 30 40 भी हो सकता है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूशंस पहली बार में 50,000 शेयर का ऑर्डर डालेगा, 25,000 का डालेगा, 30,000 का डालेगा, 10,000 का डालेगा या 90,000 का डालेगा। मेरे को ना पता है ना मुझे उससे कोई मतलब है। मुझे इतना पता है कि अगर उसने अपना पहला ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर दिया इस 3 पार्ट के ऑर्डर में, मतलब उसने एक ही बड़े ऑर्डर को, 1 लाख शेयर के बाय ऑर्डर को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब 2 पार्ट में डिवाइड करेगा या 3 पार्ट में डिवाइड करेगा मेरे को नहीं पता, 4 पार्ट में भी कर सकता है, 5 पार्ट में भी कर सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि वो 1 लाख ऑर्डर का ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब भी इंस्टीट्यूशंस कोई भी पार्ट ऑफ देयर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा,
जिसको मैंने पहला लेग मतलब पहला पार्ट ऑफ द ऑर्डर 70% क्वांटिटी इस पॉइंट पर उन्होंने बाय करी, जिसकी वजह से ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। उसके बाद चलते हैं पॉइंट बी पर, जो कहता है रिटेल ट्रेडर्स जो है यहां पर रिटेल ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट कैंडल से पहले क्या सोच रहे होंगे? रिटेल ट्रेडर्स इस ब्रेकआउट कैंडल से पहले ये सोच रहे होंगे कि यार यहां तो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जो मैंने यहां पर मार्क करा हुआ है, यहां ट्रेंड लाइन बन रही है, प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो ये एरो जो है ये आपको ये बता रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स जो ट्रेंड लाइन या लेट से कोई स्टोकेस्टिक्स या कोई मूविंग एवरेज वगैरह यूज कर रहे हैं, उन लोगों को इस पॉइंट पे ये लग रहा है कि यार यहां से तो प्राइस नीचे जाएगा। तो यहां पर रिटेल ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट सेल पोजीशन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेक है रेजिस्टेंस के टैप के बाद। क्योंकि यहां पर रिटेल ट्रेडर्स बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, वो तभी बेच पा रहे हैं जब उनके सामने कोई खरीदने के लिए बैठा है। तो जब रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन ब्रेक पर बेच रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को लिक्विडिटी दे रहा है अपने बाय ऑर्डर्स को पंच करने के लिए। इसीलिए इस पॉइंट पर इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाइंग करी। आप समझिए, इंस्टीट्यूशंस ने रैंडमली आके यहां पर अपना कोई बटन नहीं दबा दिया। उनको इस 70% ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी सेलर चाहिए था। वो सेलर इस ट्रेंड लाइन के नीचे बैठा था। तो इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर फ्लो एल्गोरिदम जो है, अभी ऑर्डर फ्लो एल्गोरिदम क्या है? इंस्टीट्यूशंस कोई आप और मेरे जैसे बैठ के ज़ीरोधा धन अब स्टॉक्स पे जाके बाय सेल के बटन नहीं दबा रहे, उन्होंने सब कुछ कोड किया हुआ है। जैसे जैसे ये लिक्विडिटी के एरियाज आते हैं जहां रिटेल ट्रेडर के ऑर्डर पंच होते हैं, वो उन जगह पे अपने ऑर्डर्स ऑल्टरनेट डायरेक्शन में पुश करना स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि यहां पर एक ट्रेंड लाइन बनी, रिटेल ट्रेडर ने सोचा प्राइस नीचे जाएगा, उन्होंने बेचना चालू कर दिया। उन्होंने जैसे ही बेचना चालू करा, इंस्टीट्यूशन के एल्गोरिदम को पता चला कि यार यहां तो सेलर मिल गया मेरे को, तो यहां मेरे को 25-30 हजार का सेलर मिल रहा है, इस 25-30 हजार के सेलर के जो शेयर ये बेच रहा है उनको खरीद लो। तो इंस्टीट्यूशन ने वो 30,000 शेयर रिटेल ट्रेडर से बाय कर लिए। अब क्योंकि इंस्टीट्यूशन सिर्फ 30,000 तो बाय करने के लिए बैठा नहीं था, उसको तो 30,000 और करने थे, तो उसने वो 30,000 बाय करे जो आप लोग बेच रहे थे ट्रेंड लाइन के नीचे। फिर उसने अपने खुद के 30-40 हजार शेयर का ऑर्डर पंच किया। उस 30-40 हजार के ऑर्डर की वजह से ये ब्रेकआउट क्रिएट हुआ। और क्योंकि ये ब्रेकआउट क्रिएट हुआ, जो लोग भी यहां बेच के बैठे थे, क्या उनका स्टॉप लॉस हिट होगा? यस या नो में जवाब दो। जो लोग यहां बेच के बैठे थे वो सोच रहे थे कि भाई प्राइस नीचे जाएगा, हम पैसा बनाएंगे, पर प्राइस चला गया ऊपर, उनका हो रहा है लॉस, और उस वजह से उनका हिट होगा एसएल ऑर्डर। तो जब प्राइस यहां पर पहुंच गई, यहां पर स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गए उन रिटेल ट्रेडर्स के जो यहां बेच के बैठे थे। फिर चलते हैं प्राइस पॉइंट सी पर, जो ये बताता है ये वाला एरो कि जब ये कैंडल बन रही थी तब यहां पर ए, सी और डी, ये तीनों ऑर्डर्स जितना भी इंस्टीट्यूशंस को बाय करना था उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वो इन्होंने इस कैंडल के माध्यम से करा। इसका मतलब ये है कि इस कैंडल के बनने से पहले 60-70% इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए थे, और बाकी बचे हुए 30% ऑर्डर्स ने ही इस कैंडल को बनाया है। पॉइंट नंबर डी में आपको दिख रहा होगा, दिस इज वेयर द लास्ट लेग ऑफ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स वर एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि जैसे ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ, एट दिस पॉइंट रिटेल ट्रेडर्स हैव बॉट इन द एक्सपेक्टेशन कि बड़े प्लेयर्स यहाँ आ गए हैं, वॉल्यूम बन गई है, तो यहां पर हम खरीदते हैं। बट रियलिटी यह है कि इंस्टीट्यूशंस ने बहुत पहले अपनी एंट्री बना दी थी और उनका ऑर्डर इस ब्रेकआउट के बाद खत्म हो चुका है। तो वो लोग अब और बाइंग नहीं करेंगे, और अगर वो लोग और बाइंग नहीं करेंगे तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा? ये कितने लोग अग्री करते हैं? अगर इंस्टीट्यूशंस और खरीदारी ही नहीं करेगा तो ब्रेकआउट के बाद प्राइस को ऊपर कौन लेके जाएगा? तो क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने अपनी बाइंग बंद कर दी है, प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। और क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, जितने रिटेल ट्रेडर यहां पर घुसे थे ब्रेकआउट की एक्सपेक्टेशन में, वो धीरे धीरे देखेंगे कि यार ये प्राइस तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और जैसे से प्राइस नीचे जाएगा रिटेल ट्रेडर्स अपने लॉस बुक करते रहेंगे, स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, और एक पॉइंट आएगा जो यहां पर मैंने मार्क करा हुआ है, रिटेल के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। सारे रिटेल ट्रेडर्स ने ब्रेकआउट के नीचे या फिर रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे अपने स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करे होंगे, और ये सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल ऑर्डर्स है।
तो एक साथ जब रिटेल ट्रेडर के बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल साइड पे ट्रिगर होते हैं, इंस्टीट्यूशंस देखता है कि भाई यहाँ तो ये गधे फिर 50,000 शेयर बेचने को आ गए, ये वही पॉइंट है जहां मैंने मेरे शेयर उठाए थे, ये 50,000 शेयर भी इनसे बाय कर लेता हूं और अपने 50,000 शेयर और बाय करता हूं मार्केट में। तो जब इंस्टीट्यूशंस यहां पर आके लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, कुछ इस तरीके का सिनेरियो होता है कि ब्रेकआउट के बाद प्राइस नीचे आता है, जिसको आप रीटेस्ट भी बोल सकते हो, पर ये वो रीटेस्ट नहीं है जो हम यूजुअली सीखते हैं। हम यूजुअली ट्रेडिंग में क्या सीखते हैं कि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ हम देखते हैं कि यहां पर रीटेस्ट हुआ और प्राइस ऊपर गया। नहीं, एक्चुअल रीटेस्ट वो होता है जब प्राइस फिर से उसी पॉइंट पर आ जाए जहां से उसने अपने बड़े मूव की शुरुआत की थी, जो एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है। और जैसे ही प्राइस यहां पर आता है, आप देखेंगे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को निकाला जाता है और इंस्टीट्यूशंस एंटर होते हैं, और फिर इस पॉइंट पर एसएल काट के रिटेल ट्रेडर जिस डायरेक्शन में बाय कर रहा था उसी डायरेक्शन में प्राइस जाता है, और फिर रिटेल ट्रेडर सोचता है यार मेरी किस्मत खराब क्यों है। यहां मैंने लिखा है इस फाइनल स्नैपशॉट जो होता है ट्रेड का, वो इस तरीके का कुछ दिखता है। यहां पर मैंने ये भी लिखा है कि सिंस इंस्टीट्यूशंस विल नॉट बाय मोर और रिटेल ने ऑलरेडी खरीद लिया है, यहां कोई बायर है ही नहीं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे रिटेल ने भी बाय कर लिया, इंस्टीट्यूशंस की बाइंग खत्म हो गई, तो कोई बायर बचा ही नहीं। अब कोई बायर ही नहीं है तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा? प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो रिटेल पैसा कैसे बनाएगा? और क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस धीरे धीरे नीचे आना चालू करेगा, क्योंकि बाइंग प्रेशर खत्म हो रहा है। और जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा है, जिन जिन लोगों ने ब्रेकआउट में बाय करा उनका लॉस होते जा रहा है, वो डर रहे हैं, वो एग्जिट कर रहे हैं, उनकी एग्जिट से और सेलिंग हो रही है, उस सेलिंग से प्राइस और नीचे जा रही है, और अल्टीमेटली इतनी नीचे चली जाती है कि जितने रिटेल ट्रेडर्स ने ब्रेकआउट में बाय करा उन सबके एसएल खा लिए जाते हैं। इतने लोगों को समझ में आया कि हो क्या रहा है? गिव मी अ यस और अ नो इन द चैट। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। अब हम और नीचे जाते हैं ये समझने के लिए कि यह लिक्विडिटी का मसला क्या है। अब यही सेम चीज जो मैंने ऊपर ड्रॉ करी थी, वो मैंने कुछ इस टाइप के स्कीमेटिक में, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं, मैं बाद में आपको ये सारे रिसोर्सेज शेयर कर दूंगा। पर आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जहां रिटेल ट्रेडर बाय करने की कोशिश करता है, अपना स्टॉप लॉस लगाता है, इंस्टीट्यूशन इस एग्जैक्ट जगह पे आके बेचता है। यहाँ एक सपोर्ट एरिया है, यहाँ रिटेल ट्रेडर सारे बाय करने की सोचते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, इंस्टीट्यूशन यहाँ प्राइस लेके जाते हैं और फिर अल्टीमेटली प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो कभी भी किसी इंपॉर्टेंट हाई के ऊपर और किसी इंपॉर्टेंट लो के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स हाई के ब्रेक के ऊपर बाय करते हैं, लो के ब्रेक के ऊपर सेल करते हैं। और इसी रीजन से इंस्टीट्यूशंस इन लिक्विडिटी एरियाज का फायदा उठा के मैनिपुलेशंस, प्राइस ट्रैपिंग या स्टॉप लॉस हंटिंग जैसी चीजें कर पाते हैं। अब हम आएंगे नीचे। ये एक सिंपल जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैं एक बार मार्केट स्ट्रक्चर का जो मेरा चार्ट है, इसको मैं इधर कहीं ले जाता हूं आपको दिखाने के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। थोड़ा सा मेरा चार्ट जो है वो मूव हो गया है मेरी ओरिजिनल प्राइस से। ये आपका एक सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर का चार्ट है जो हायर हाइज और हायर लोज को एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है। और अब स्ट्रैटेजी पे आने से जस्ट पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज दिखाना चाहूंगा जो है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हायर हाइज हायर लोज को मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, और बहुत लोगों को लगता है कि हमें ऑलरेडी आता है। मार्केट स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्टिव होता है प्रति टाइम फ्रेम ट्रेंड क्या है, और वो हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड होता है, जो मैंने बताया कि ट्रेंड अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करते हैं, वो एक बाय प्रोग्राम या सेल प्रोग्राम प्रोफेशनल। और फिर जो सवाल हमारा ये मार्केट स्ट्रक्चर उठाता है कि वेयर वुड इंस्टीट्यूशंस वांट टू टेक द प्राइस, तो वो प्राइस को कहां ले जाना चाहते हैं, वो चीज। इसके कुछ रूल्स होते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर हर टाइम फ्रेम के लिए डिफरेंट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, एक तरीका है मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने का। और इसकी एप्लीकेशन ऐसे करते हैं आप कि जब राइट डायरेक्शन ऑफ ट्रेड आपको जानना है, तो जब भी स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट हायर हाइज हायर लोज बना रहा है तो आपको बुलिश ट्रेंड में ही ट्रेड करना चाहिए। जब भी स्टॉक लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, आपको डाउन साइड या बेरिश या शॉर्ट का ट्रेड ही लेना चाहिए। बहुत लोग ये तो सुन लेते हैं
ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, पर क्यों करना है किसी को नहीं पता। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, आपको बाद में रिवाइज करने में काम आएगा। अब चलते हैं हमारी ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी की ओर, जहां पर हम ये समझेंगे कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद हमारे को क्या करना है। अभी जो ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी है इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा रीबैलेंस, तीसरा वॉल्यूम ड्राई अप, और चौथा ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग, और पांचवा जो आपकी पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट और टारगेट प्लेसमेंट। ये सारी चीजें होती है। अब इन सबको कैसे यूज करते हैं जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, अगर इंग्लिश वर्ड डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल मीनिंग होता है बहुत ही रैपिड या बहुत ही ज्यादा झटके से प्राइस का मूवमेंट होना, या कोई भी चीज का झटके से कोई मूवमेंट होता है, फास्ट स्पीड में मूवमेंट होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे हमने इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि पीपल वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, मतलब लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए, मूव हो गए, फटाफट हो गए। तो जब प्राइस एक डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करता है, वो डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब जब प्राइस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक पहुंचता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और इस डिस्प्लेसमेंट की एक ही कंडीशन है कि आपका प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए। मतलब अगर आपके स्टॉक ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया एक बड़ी कैंडल के साथ, अब वो एक बड़ी कैंडल हो सकती है, 2 बड़ी कैंडल्स हो सकती है, एक बड़ी, एक छोटी, 2-3 और बड़ी कैंडल्स हो सकती है, मतलब बिग बॉडी कैंडल होनी चाहिए, प्रीवियस हाई को ब्रेक करना होना चाहिए, और हाई वॉल्यूम होनी चाहिए। अब ये तीनों चीजें क्यों जरूरी है? हाई वॉल्यूम, बिग बॉडी कैंडल और प्रीवियस हाई का ब्रेक होना, तीनों चीजें जरूरी क्यों है समझिए। मैंने आपको बताया था मार्केट स्ट्रक्चर मतलब आपका ट्रेंड, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मैंने बोला आपको ये ट्रेंड कौन क्रिएट करता है? इंस्टीट्यूशंस। तो जब एक नया हायर हाई बनता है, इसका मतलब ट्रेंड क्रिएटर्स जो लोग भी हैं वो लोग अभी भी ट्रेंड को चला रहे हैं। तो जब प्रीवियस हाई ब्रेक होता है, इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इंस्टीट्यूशंस या जो मार्केट मैनिपुलेटर या मार्केट के ऑपरेटर्स हैं वही इस प्राइस को मूव कर रहे हैं। दूसरी चीज मैंने आपको बताया वॉल्यूम, बड़ी वॉल्यूम होनी चाहिए। बड़ी वॉल्यूम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब जब इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं, मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूशंस ऑलवेज बाय इन बिग क्वांटिटी। इंस्टीट्यूशंस कभी भी बाय करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी में करते हैं, सेल करते हैं तो बड़ी क्वांटिटी में करते हैं। तो जब इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी में बाय या सेल करेंगे तो वॉल्यूम में तो वो चीज दिखेगी ही दिखेगी। और तीसरी चीज बिग बॉडी कैंडल। कैंडल की बॉडी बड़ी तब होती है जब एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम या एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बाइंग आती है। इंस्टीट्यूशंस जब भी अपनी बाइंग या सेलिंग करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से करते हैं। तो इसलिए कोई भी डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी 3 कंडीशन है। पहला, अगर बुलिश डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो आपका जो भी प्रीवियस हाई है वो ब्रेक होना चाहिए। ये ब्रेक होना चाहिए अच्छी वॉल्यूम के साथ, और ये ब्रेक होना चाहिए एक अच्छी बड़ी कैंडल के साथ। अब वो एक बड़ी कैंडल भी हो सकती है, 2 कैंडल भी हो सकती है, मल्टीपल कैंडल्स भी हो सकती है, रेड ग्रीन का मिक्स कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मुद्दा ये है वॉल्यूम बड़ी चाहिए, प्रीवियस हाई का ब्रेक चाहिए जिसको हम शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और तीसरी चीज जो चाहिए वो हमें चाहिए बिग बॉडी कैंडल। ये चीजें हो गई तो हमने डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई कर लिया। और ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से होता है? ये डिस्प्लेसमेंट होता है इम्बैलेंस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई। जब डिमांड सप्लाई से बहुत ज्यादा हो जाती है एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसको हम इम्बैलेंस ऑफ डिमांड ओवर सप्लाई बोलते हैं, और उस वजह से ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होता है। एक बार जब ये डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो जाता है, उसके बाद वही इम्बैलेंस रीबैलेंस होके नीचे की तरफ आता है। मतलब ये कि जब डिस्प्लेसमेंट हो चुका होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जो जर्नी है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट किस एरिया से हुआ, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब ये वो एरिया है जहां मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर प्राइस यहां पर आ जाए तो मेरे को अपनी बाइंग इस
एरिया में बनानी है। तो रिटेल ट्रेडर्स यूजुअली पॉइंट बी पर अपनी बाइंग की पोजीशन बनाते हैं, पर हम प्राइस का वेट करेंगे कि प्राइस फिर से उसी एरिया में आ जाए जहां से इसने अपना ए से बी का मूव स्टार्ट किया था, क्योंकि यही वो एरिया है जहां से किसी ने बड़ी वॉल्यूम, बड़ी कैंडल और मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया था, और ये इन ऑल प्रोबेबिलिटीज कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन है। तो अगर मैं प्राइस के रिट्रेसमेंट के बाद या प्राइस के रीबैलेंस के बाद बाय करने की कोशिश करता हूं, तो मैं इन ऑल प्रोबेबिलिटीज उस प्राइस रेंज पर बाय कर रहा हूं जहां इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया था ब्रेकआउट करवाने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि मैं सही डायरेक्शन में बाय कर रहा हूं, मैं सही प्राइस पे बाय कर रहा हूं, मैं सही टाइम में बाय कर रहा हूं, और मैं सही ट्रेंड के डायरेक्शन में बाय कर रहा हूं। अब ये पॉइंट सी जो है जहां पर प्राइस रीबैलेंस होके आता है, ये पॉइंट पर कॉन्फर्मेशन कैसे मिलेगी कि ये इंस्टीट्यूशंस ने ही बाय किया था और शायद इंस्टीट्यूशंस यहां से पॉइंट सी से फिर से बाय करेंगे? वो हम करेंगे वॉल्यूम ड्राई अप के चलते। मतलब प्राइस पॉइंट बी से पॉइंट सी पर जब आएगा, जब प्राइस अपना डिस्प्लेसमेंट करने के बाद फिर से उस रेंज में वापस आएगा, तब आपका वॉल्यूम डिक्लाइनिंग होना चाहिए, मतलब गिरता हुआ वॉल्यूम होना चाहिए। आपने यूजुअली यही सुना होगा, पढ़ा होगा कि हम तब बाय करते हैं जब वॉल्यूम्स हाईएस्ट हो या वॉल्यूम्स हायर हो। कितने लोगों ने ये चीज सुनी है कि वॉल्यूम का कॉन्फर्मेशन लोग यूजुअली इस तरीके से लेते हैं कि जब वॉल्यूम ज्यादा होगी, वॉल्यूम हायर होगी, तब हम बाय करेंगे। मैं आपको उल्टा कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं जब वॉल्यूम सबसे कम है हम वहां बाय करेंगे। तो वॉल्यूम जब नीचे धीरे 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 ड्राई अप हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस भी बंदे ने ए से बी तक का मूव क्रिएट करा, हायर वॉल्यूम के साथ किया था, ये अगर यही बंदा बेचने लग जाए तो बिकवाली भी बड़ी वॉल्यूम के साथ होगी। पर अगर ये बंदा खुद नहीं बेच रहा है और कोई छोटे छोटे ट्रेडर्स बेच रहे हैं, तब जाकर वॉल्यूम धीरे 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 खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि अगर किसी ने भी प्राइस को यहां से यहां पहुंचाया बड़े वॉल्यूम के साथ, अगर वही बंदा इस जगह से एग्जिट कर रहा है तो प्राइस धड़ाम से नीचे गिर जाएगा और बड़ी वॉल्यूम के साथ गिरेगा। पर अगर यहां पर फंसे हुए रिटेल ट्रेडर स्टॉप लॉस के चलते निकल रहे हैं, तो धीरे धीरे आएगा प्राइस, और ये प्राइस छोटी छोटी धीरे धीरे कम कम वॉल्यूम्स के साथ नीचे आएगा, जो आपको ये बताएगा कि प्राइस जब नीचे जा रहा है तो कोई हैवी सेलर नहीं है जो प्राइस को बेच रहा है। प्राइस नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि इस पॉइंट पर कुछ बड़े बाय ऑर्डर्स बड़े हुए हैं मार्केट में, जिसको लेने के लिए प्राइस आया है और यहां से अपनी नेक्स्ट लेग ऑफ छलांग जो है वो मारेगा। इस पॉइंट को हम ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहूंगा वो है ये कि ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखेगा। पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये आपका प्रीवियस हाई है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका रीबैलेंस है। ये ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो ऐसा पॉइंट है जो होता है बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। डिस्प्लेसमेंट कैंडल मतलब वो बड़ी वाली कैंडल जो बड़े वॉल्यूम के साथ आई है। उस बड़ी वाली कैंडल से जस्ट पहले की जो भी लाल कैंडल है, उसकी पूरी बॉडी को आप मार्क कर लो, वो आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहां पर आपने देखा होगा इस एग्जांपल में, ये है आपकी रेड कैंडल, इसकी पूरी जो बॉडी है, आप चाहे तो सिर्फ बॉडी मार्क कर सकते हैं, चाहे तो आप विक और टेल दोनों को कर सकते हैं। ये जो ऑरेंज पूरा बॉक्स बन रहा है इस रेंज के अंदर ही इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने अपनी बाय की एंट्री बनाई थी। अब मेरे को ये नहीं पता कि उन्होंने यहां पर बनाई थी अपनी एंट्री, कि उन्होंने अपनी एंट्री यहां पर बनाई थी, कि उन्होंने अपनी एंट्री यहां बनाई थी, मेरे को नहीं पता। मेरे को प्राइस रेंज पता चल गया कि भाई 100 से 105 रुपए के बीच में उनकी बाइंग हुई है। तो जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा वॉल्यूम ड्राई अप के साथ, मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा विद द स्टॉप लॉस बिलो द ऑर्डर ब्लॉक।
इस पूरी ऑर्डर ब्लॉक की रेंज के नीचे मेरा स्टॉप लॉस और जो मेरा टारगेट है वो मेरा 1:2 1:3 का होगा और ये टारगेट उस पॉइंट तक जाएगा जहां मुझे लिक्विडिटी मिलेगी। अब वो टारगेट इस्टेब्लिश कैसे करते हैं बताऊंगा, पहले एंट्री पे चलते हैं। अब ये ऑर्डर ब्लॉक दो तरीके से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अब मैंने आपको पहले आइडेंटिफिकेशन का तरीका बताया, बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। दूसरा तरीका ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने का है नैरो रेंज प्राइस कंसोलिडेशन बिफोर द डिस्प्लेसमेंट कैंडल। मतलब अगर आपके पास एक कोई बड़ी बिग बॉडी रेड कैंडल आपको नहीं दिख रही, पर आपको छोटी छोटी रेड ग्रीन कैंडल्स एक कंसोलिडेशन में, एक झुंड में, एक कंप्रेस्ड प्राइस रेंज में दिख रही है, आप उस पूरी रेंज को ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क कर सकते हो। ये दो तरीके होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये बुलिश एग्जांपल्स हैं, इसलिए हम बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल ले रहे हैं। अगर बेरिश एग्जांपल होगा तो हम सेम चीज बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल के साथ में जो है करेंगे। तो मैं अगर आपको इसका स्कीमेटिक बताऊं तो मैं नीचे लेके चलता हूं आपको, जस्ट गिव मी अ मिनट। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है तो बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल बिफोर द बिग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैंडल। अब आपको पता है कि अगर इसको डिस्प्लेसमेंट खुद को कहलवाना है तो आपको एक चीज की जरूरत है कि आपका प्रीवियस लो जो है, जो प्रीवियस लो है वो ब्रेक होना चाहिए। मैं यहाँ PL लिख दूंगा और प्रीवियस लो ब्रेक होने के साथ साथ मुझे एक बड़ी कैंडल चाहिए। अब या तो वो एक बड़ी कैंडल हो सकती है या जैसा कि मैंने बताया दो बड़ी कैंडल है, और ये जो कैंडल्स हैं ये अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ होनी चाहिए। ये मेरी लास्ट और आखिरी रिक्वायरमेंट है। ये जो भी कैंडल्स आपने यहाँ देखी है ये बड़े वॉल्यूम के साथ में होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है बॉडी ऑफ द लास्ट ग्रीन कैंडल, ये आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम OB माइनस भी बोल सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक माइनस को और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। हम एंट्री तब बनाएंगे जब प्राइस यहां से फिर से धीरे धीरे कम वॉल्यूम पर डिक्लाइनिंग वॉल्यूम के साथ साथ ऊपर पहुंचेगा और जैसे ही यहां पर टैप इन करेगा हम हमारी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर और टारगेट जो होगा हमारा वो 1:2 1:3 का जो है हम टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, अब आपने थ्योरेटिकली तो इसको अंडरस्टैंड कर लिया कि भैया कैसे डिस्प्लेसमेंट, वॉल्यूम ड्राई अप, रीबैलेंस को यूज करना है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा, तब आप समझेंगे कि एग्जैक्टली इसको किस तरीके से जो है हम इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल्स पे चलते हैं जहां हम ये समझेंगे किस तरीके से इस चीज को एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मैं आप सब लोगों को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा। पहले मैं एक या दो स्टॉक को चुनकर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कहां कहां कैसे कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है और फिर मल्टीपल एग्जांपल्स हम जो है लेके चलेंगे। मैं JSW होल्डिंग्स का एग्जांपल लेता हूं क्योंकि इसमें काफी सही और सरल तरीके से जो है सारी चीजें मार्क्ड है अच्छे तरीके से। तो मैं सबसे पहले यहां पर जाऊंगा और मैं JSW होल्डिंग्स जो है उसके ऊपर आऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक की मार्किंग हो कैसे रही है। ठीक है, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपका पहला रूल है, अगर आपका प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है तो ये आपका पहला रूल है। प्रीवियस हाई ब्रेक करा, किस कैंडल ने ब्रेक करा? इस कैंडल ने। ये कैंडल है आपकी डिस्प्लेसमेंट कैंडल जो बड़ी वॉल्यूम के साथ है। तो इस कैंडल के बनने के बाद जैसे ही ये कैंडल यहां पर बन के क्लोज हो गई, हम ये देखेंगे कि ये कैंडल का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है। वो हुआ है बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग डिस्प्लेसमेंट। तो हमने हमारा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करा। जैसे ही प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर टैप इन करा, हम ये देखेंगे कि क्या वॉल्यूम ड्राई अप हुई है। वॉल्यूम ड्राई अप भी हुई है। तो जैसे ही प्राइस ने अपनी क्लोजिंग यहां पर दे दी, ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है यहां पर क्लोजिंग दे दी, आपकी जो है एंट्री बनेगी यहां पर। स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा आपका यहां पर। और अगर आप देखेंगे कि स्टॉक ने उसके बाद क्या किया है, मैं एक बार सारी ड्राइंग्स जो है रिमूव कर देता हूं ताकि आपको एक अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग मिले। गिव मी अ मिनट। अब आपने देखा कि ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, प्राइस यहां पर आया और अगर आप इसको देखेंगे
तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 120% का मूव 25 दिन के अंदर दे दिया। अब गौर से सोचो, कितने लोग ये समझ रहे हैं कि यहां पर डेफिनेटली कुछ तो बड़ा हुआ है जिसके बाद सडनली ये इतना बड़ा मूव क्रिएट हुआ है। चैट बॉक्स में यस लिख दो अगर अग्री करते हो। ये मूव रैंडमली क्रिएट नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले वाले एग्जांपल में बताया था, ये कंटिन्यूअस बिल्डअप होता है। पहले इंस्टीट्यूशंस ने अपना पहला लेग ऑफ ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट करा, सेकंड लेग ऑफ ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट करा और फाइनल लेग ऑफ ऑर्डर यहां पर एग्जीक्यूट करा जहां पर सबसे बड़ा मूव आया। यही नहीं, अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये भी आपका एक प्रीवियस हाई था जो बड़े डिस्प्लेसमेंट के साथ यहां पर ब्रेक हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि वॉल्यूम पूरे पीरियड के अंदर बिल्कुल ड्राई अप, बिल्कुल ड्राई अप थी। अगर आप यहाँ इस पूरे एरिया में देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपका एक्शन होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि डिक्लाइनिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आता है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है हमारी यहाँ पर एंट्री बनेगी। जैसे ही प्राइस ने यहाँ क्लोजिंग दी, एंट्री बन गई, स्टॉप लॉस इसके नीचे और टारगेट यूजुअली हम हाईस के ऊपर रखते हैं, तो ये हमारा टारगेट हो सकता है। और आप देखेंगे कि जैसे ही प्राइस वहां पर आया, प्राइस ने 81% का मूव कुछ 49 डेज में दे दिया, उस पीरियड में जब मार्केट बहुत वीक था। ओवरऑल मार्केट इस पूरे पीरियड में बड़ा वीक था, पर यहाँ पर 81% का मूव दिया। तो पहले मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में, क्या ये इंस्टीट्यूशनल मूव्स है, हाँ या ना? क्या ये दोनों मूव्स इंस्टीट्यूशनल मूव्स है? यस। क्या इन दोनों में हमने हमारी स्ट्रैटेजी के सारे रूल्स को फॉलो करा है? यस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं गॉडफ्रे फिलिप्स के एग्जांपल पर और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रूल्स को फॉलो करने की जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं कि कितने लोग, आप मेरे को यस लिख के बताइए, कितने लोग इधर डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ये आपका प्रीवियस हाई है, ये पूरा प्रीवियस हाई आपका जो ब्रेक कर दिया इस पर्टिकुलर मूव में। अब बहुत लोगों का सवाल आ रहा है चैट बॉक्स में, क्या हम इधर बाय करेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। हमें पहले इस डिस्प्लेसमेंट को होने देना है, होने दो। पहला मूव इंस्टीट्यूशंस को बनाने दो। जैसे ही ये मूव क्रिएट हो गया इस कैंडल की क्लोजिंग के दिन या इस कैंडल की क्लोजिंग के दिन, क्या आप ये मार्क नहीं कर पाओगे बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग डिस्प्लेसमेंट? अब मैंने आपको बोला कि अगर कोई बड़ी रेड कैंडल नहीं है, छोटी छोटी 3-4 कैंडल्स हैं नैरो रेंज में, तो आप उस रेंज को मार्क कर सकते हो। तो हमने रेंज को मार्क कर दिया। रेंज को मार्क करने के बाद जब प्राइस यहां पर पहुंचा, तो जैसे ही प्राइस ने हमें क्लोजिंग दी, हमारी एंट्री यहां बनेगी, हमारा स्टॉप लॉस यहां पर, और आप देखेंगे कि स्टॉक ने इस तरीके से 83% का मूव मात्र 26 दिन में दे दिया। और आप ये देखेंगे कि जो हाईस के ऊपर लिक्विडिटी मैंने आपको बताया था, वहीं से स्टॉक रिजेक्ट होता है और फिर आके नीचे गिरता है। उसी के बाद अगर आप देखेंगे कि स्टॉक ने इस प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया था, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करा इस बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल के पास, प्राइस यहां पर आता है और यहां आने के बाद भी प्राइस ने करीबन 43% का मूव 27 दिन में दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये वन डे चार्ट पे आप यूज कर रहे हो, इतना वेट कौन करेगा? देखिए, आपको वेट करना नहीं है, आपको अलर्ट्स, स्मार्ट अलर्ट्स डाल के रखने हैं, ताकि जब भी जो भी स्टॉक ऑर्डर ब्लॉक में आएगा आप ट्रेड करोगे। आप बात को समझो, आप अपने हिसाब से ट्रेड नहीं करोगे, आप इंस्टीट्यूशंस का बाय करेंगे उस हिसाब से ट्रेड करोगे। कितने लोग अग्री करते हैं? अगर आप अपनी मर्जी से ट्रेड करोगे तो आप उन स्टॉक्स में बाइंग या सेलिंग करोगे, उस इंडेक्स को बाय सेल करोगे जहां पर इंस्टीट्यूशंस का खुद का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। और अगर इंस्टीट्यूशंस खुद ही इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो बड़े मूव्स क्रिएट नहीं करेंगे। वो बड़े मूव्स क्रिएट नहीं करेंगे तो आप वही 1-2% के मूव इधर उधर कैप्चर करते रहोगे। समझ में आई बात? एक और एग्जाम्पल है मैसडॉक का। यहां पर फिर से सिंपल एग्जाम्पल, ये आपका प्रीवियस हाई का ब्रेक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहां पर आता है, प्राइस ने एक जंप मारा, 22% का मूव देता है, प्राइस फिर से उस एरिया में आता है, 40% का मूव 38 दिन में लाके देता है। फिर चलते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डिंग। बहुत ही सुपर सॉलिड जो है स्टॉक है और यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से जो है पूरा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस है वो यहाँ ब्रेक हो गया, तो
प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ तो मैंने पीएच लिख दिया। अब ये जो ब्रेक हुआ पैरामीटर है बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल बिफोर द बिग डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने अपना ऑर्डर ब्लॉक जो है जिसको मैं ओबी प्लस बोलूंगा वो भी मैंने मार्क कर दिया है। अब मैं वेट करूंगा कि प्राइस कब इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आए, और जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक के अंदर यहाँ पर प्राइस आएगा, यहाँ पर वॉल्यूम का ड्राई अप होना जरूरी है, वो भी हो रहा है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, मेरी एंट्री पोजीशन ट्रिगर हो गई। मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मेरे ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और टारगेट जैसा कि मैंने बताया था, या तो आप स्विंग हाई के ऊपर रख सकते हैं या फिर आप अपने टारगेट को 1:3 ले सकते हैं। और उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ वो आप देखिए कि स्टॉक ने क्या किया है, वो देख के आप शायद हैरान हो जाएंगे। ये स्टॉक ऑब्वियसली आप ये पूरा मूव नहीं पकड़ पाओगे, पर इसमें से जितना भी मूव पकड़ पाओगे आपकी लॉटरी है। यहां से लेकर यहां तक 200% का मूव दिया है 56 दिन में। बीट दैट, 200% का मूव 56 दिन में गार्डन रीच शिप बिल्डिंग ने दिया है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक और प्रीवियस हाई का ब्रेक यहाँ पर आपको देखने को मिला। यहाँ मैं पीएच लिख देता हूं। ये प्रीवियस हाई का जो ब्रेक है वो इस कैंडल की रेंज से हुआ है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहाँ प्राइस फिर से आता है तो आपको शायद एंट्री बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। प्राइस यहाँ पर जरूर आता है, यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर, और आपका टारगेट 1:2 1:3 रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस ने करीबन 7 से 8 दिन में 30% का मूव इधर भी आपको डिलीवर किया है। इतने लोगों को समझ में आए चारों स्टेप्स जो हम फॉलो कर रहे हैं। पहले डिस्प्लेसमेंट आइडेंटिफाई करना, प्रीवियस हाई को मार्क करना, उसके बाद वॉल्यूम ड्राई अप को चेक करना, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना और अपनी एंट्री बनाना। बहुत सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, येट वेरी वेरी पावरफुल। अब शॉर्ट साइड में, ये तो लॉन्ग साइड के एग्जांपल्स हो गए, तो आप उसको एफएनओ स्टॉक्स में यूज करना चाहें, इंडेक्स में यूज करना है, हर जगह कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के सवाल है कि क्या ये निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज कर सकता हूं मैं, क्या मैं ऑप्शंस में यूज कर सकता हूं, क्या मैं फ्यूचर्स में यूज कर सकता हूं। आप इसको किसी भी स्ट्रैटेजी में यूज, हर दिन आपको इसमें ट्रेड नहीं मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको निफ्टी में ट्रेड करना है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है कि जोमेटो में करना है कि अडानी में करना है। जहां इंस्टीट्यूशंस वहां ट्रेड करो ना, नहीं तो फंसते जाओगे। वही बाकी रिटेल ट्रेडर्स की तरह दुनिया भर की स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते रहो, और स्ट्रैटेजीज अप्लाई करते करते अपने स्टॉप लॉस आप गवाते रहेंगे, और अल्टीमेटली आपका कुछ बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। 5 मिनट का कर सकते हो, 1 मिनट का भी कर सकते हो, पर पता है क्या है, आप जितना ज्यादा स्कैल्पिंग में जाओगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स, अभी मैं 10 इंस्टीट्यूशनल स्ट्रैटेजीज यूज करता हूं। मैंने आपको वो स्ट्रैटेजी बताई जो इजी टू एग्जीक्यूट है और आप अच्छे से उसका एडवांटेज ले सकते हैं। अब आप जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, जितना ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्स करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए एग्जीक्यूशन डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, आप पैसा बनाने आए हो कि यहाँ पर थ्रिल करने आए हो? मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि मेरे को क्या ट्रेड करना है, मार्केट मेरे को बताएगा मेरे को क्या ट्रेड करना है। इससे पावरफुल स्ट्रैटेजी देखिए, सिंपल येट पावरफुल। बहुत लोग सोचते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी, 4 इंडिकेटर लगा दूंगा, 6 सॉफ्टवेयर यूज कर लूंगा, फलाना ढिमकाना कर लेंगे, हम ज्यादा बड़े ट्रेडर बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कीप इट क्लीन, कीप इट सिंपल, कीप इट पावरफुल एंड फॉलो द सिस्टम। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आपको काफी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। और अब मैं आपको भी कॉन्सेप्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लिक्विडिटी का। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। मार्केट स्ट्रक्चर भी हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस लिंक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक का स्कीमेटिक है, इसको जरूर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। बॉडी ऑफ द लास्ट रेड कैंडल पर पूरा उसका जो फ्लो मैंने बताया हुआ है, ले लिया स्क्रीनशॉट, गुड। अब कुछ लोगों का अभी भी सवाल आ रहा है, क्या मैं इसको क्रिप्टो में, फॉरेक्स में यूज कर सकता हूँ? आप किसी भी मार्केट में यूज कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, स्ट्रैटेजी सब कुछ नहीं होता। स्ट्रैटेजी के साथ सिस्टम, पोजीशन साइजिंग, स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड मैनेजमेंट, सारी चीजें एक साथ एक सिस्टम को क्रिएट करती है। अब दोस्तों, ये वीडियो आपने अंत तक देखा, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।